आया करूंगी। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग आइडियलिज्म में कल हम बात कर रहे थे भाषा की। तो आज हम उसी चीज को आगे ले जाकर एक नई मेथोडोलॉजी की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सिमियोटिक्स। मैं स्पेलिंग्स टाइप कर रही हूँ यहाँ चैट बॉक्स में। अब आज जो थियरी हम कर रहे हैं उसका हिंदी या मराठी इन भाषाओं में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। तो के नाम से इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो सिमियोटिक्स का डायरेक्ट मतलब भाषा शास्त्र है नहीं। तो कल हम बात कर रहे थे गॉसिप की, कॉन्वर्सेशन की, आइडियाज कैसे बनती है उसकी। तो जैसे हम परिवर्तन होता है, जैसे हम जो कोई संकल्पना लोगों तक पहुंचाने के लिए करने लगते हैं, तब चित्र में, कोई भी कला में या मानव की निर्मित में कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगती है, क्योंकि हम हमारी निर्मित को प्रतीक के तौर पर उपयोग में लाने लगते हैं। वी आर यूजिंग आवर क्रिएशंस एज सिंबल्स ऑफ समथिंग। तो ये जो सिंबल्स है सारे, प्रतीक है सारे, जिसके जो हमारे आसपास रहते हैं, और हमारी पूरी दुनिया ही इन सिंबल्स की बनी हुई है एक हिसाब से देखा जाए तो। सिंबल्स के बिना हम हमारा घटता हो शायद। इमोजीज जो आप कंटिन्यूअसली आपके चैटिंग पर भेजते हैं वो सिंबल्स हैं। आप रोड पर बाहर निकलते हैं, वहां ट्रैफिक के सिग्नल्स है, वो सिंबल्स है। आप ट्रैफिक पार्क के रूल्स के लिए जो यूज करते हैं वो सिंबल्स है। आप वॉशरूम के ऊपर जो लगाए हुए होते हैं वो सिंबल्स होते हैं। तो ये सारे कैसे बनते हैं? तो अगर हमें इन हमारी दुनिया में जो सारे प्रतीक हैं, अलग अलग परिस्थितियों में, भाषाओं में, संस्कृतियों में उनका अभ्यास करना हो, तो उस रिसर्च मेथोडोलॉजी को कहा जाता है सिमियोटिक्स। ठीक है? तो सिमियोटिक्स के अंडर सब कुछ आता है। एवरीथिंग कम्स अंडर सिमियोटिक्स। तो कंप्यूटर्स में भी इसका उपयोग होता है, एप्लीकेशंस में होता है, फिर फिनेंस में होता है, हर जगह पे सिमियोटिक्स का उपयोग होता है। सिमियोटिक्स सिर्फ आर्ट के लिए लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट जो अलग अलग मेथोडोलॉजीज हम पढ़ रहे हैं, उन सारी ही मेथोडोलॉजीज का उपयोग केवल आर्ट में नहीं होता, क्योंकि जैसे हमने पहले दिन देखा, थियरी और मेथोडोलॉजी ये क्या है? ये सिद्धांत है, विचारधारा को दर्शाते हैं। तो विचारधारा हर फील्ड में होती है। तो आइडियलिज्म का उपयोग शायद फाइनेंशियल मार्केट के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। फॉर्मलिज्म का उपयोग हम इतिहास के बाकी चीजों के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। पर ये जो अदर रिसर्च मेथोडोलॉजी के एप्लीकेशंस है, ये सिमियोटिक्स जितने ऑब्वियस नहीं। सिमियोटिक्स बहुत ही ऑब्वियसली हमारी, स्पेशली आज हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि आज हम इमेजेस की दुनिया में जी रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि भाषा का उपयोग हम कर रहे हैं, तो आज हम ज्यादातर लिखित भाषा का उपयोग करते हैं, है ना? हम पढ़ रहे हैं, पोस्ट पढ़ रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं। स्पेशली पिछले 2 साल जब हम घर पर बैठे थे, तो पोस्ट पढ़ते थे हम, फॉरवर्ड्स आते थे हमें। तो हम घर के बाहर नहीं जा रहे थे, किसी का और ने कहा हुआ, लिखा हुआ हम पढ़ रहे थे। तो शब्द जो है, जब वो लिखित स्वरूप में आते हैं, तभी भी वो क्या बन जाते हैं? वो सिंबल्स बन जाते हैं। इसीलिए अगर हमने वो भाषा सीखी हो, लिखना पढ़ना, तो ही वो सिंबल्स हमें समझ में आते हैं, है ना? ऐसी कई भाषाएं होती है जो हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, पर हमें वो पढ़ना और लिखना नहीं आता, क्योंकि वो सिंबल्स हमने नहीं पढ़े। तो हम ऑडियो नहीं जाएंगे, हम विजुअल सिमियोटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सिमियोटिक्स शुरू करने से पहले 3 आइडिया समझना हमारे लिए जरूरी है। उनका नाम है साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ठीक है?
किसी को कुछ भी नहीं समझ में आए तो मुझे बीच में पूछ लेना. मॅडम नाही ये शायद साईन आणि काय म्हणा फायर सिग्निफाईड ते काय आहेत मी एक्सप्लेन करते. पूजा अजून नाही केलं मी. ओके मॅम. तो साइन सिग्निफायर सिग्निफाइड क्या है ये मैं आपको समझा रही हूँ अभी. पर बीच में कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे टोक कर पूछ लेना. ये एक ऐसी थियोरी है, ये शायद आप लोगों ने पहले नहीं करी है ना. बहुत आसान है ये समझना. नाम की कॉम्प्लिकेशन में हम ना जाए तो साइन यानी क्या. अगर मैं कहूं द वर्ड कैट, CAT cat. Everybody knows this word, CAT cat. ये जो शब्द है ये साइन है. ठीक है. तो ये क्या क्या दर्शाता है, ये शब्द क्या दर्शा रहा है. व्हाट इज द वर्ड सिग्निफाइंग. तो कैट ये शब्द जो है ये कैट नामक एक जानवर को दर्शा रहा है. तो यहां पर सिग्निफायर क्या हुआ, सिग्निफायर हुई कैट की इमेज. तो अब कैट कोई पर्टिकुलर कैट नहीं दिखा रहा. जेनेरिकली सारी बिल्लियां जो है उनको कैट कहा जाता है. तो इंग्लिश में तो जेंडर भी स्पेसिफाई नहीं होता है कैट में, है ना. मेल या फीमेल है कैट वो भी नहीं पता चलता. तो कैट क्या है, साइन है. मतलब ये लिखा हुआ शब्द जो है ये हुआ साइन. इसका सिग्निफायर क्या है, सिग्निफायर है इमेज ऑफ अ कैट. जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बिल्ली का चित्र होता है, उसके बगल में लिखा होता है CAT कैट. तो बिल्ली का जो चित्र है वो बनता है सिग्निफायर और कैट ये शब्द है ये बनता है साइन. तो सिग्निफाइड क्या है, सिग्निफाइड यानी कॉन्सेप्ट जिसे सिग्निफायर और साइन रिप्रेजेंट कर रहे. तो सिग्निफाइड यहाँ क्या हुआ, ओरिजिनल बिल्ली जो रियल बिल्ली है वो हुई सिग्निफाइड. क्योंकि एक रियल बिल्ली है, कहीं पे एक ओरिजिनल बिल्ली है, उसकी इमेज मैंने बनाई है. वो शायद उस बिल्ली जैसी हूबहू ना लगे, फिर भी उस बिल्ली को वो रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए वो उसकी सिग्निफायर बनती है. तो अगर वापस हम दोहराए, सिग्निफाइड यानी कि कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट को दर्शाने के लिए मैं जिस चीज का उपयोग करती हूँ वो. और साइन मतलब जिस चीज से मेरा कॉन्सेप्ट पहचाना जा रहा है. हम और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो लेट्स से मतलब भाषा के सारे ही शब्द जो है वो इसी तरह से बनते हैं. ट्री, ट्री ये जो शब्द है या पेड़ ये जो शब्द है ये साइन है. और ये इसे साइन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. मैं कैट लिख रही हूँ CAT कैट, तो ये साइन है. जिसे अंग्रेजी नहीं आती उसके लिए ये सिर्फ पिक्चर इमेज हुआ. जो इंसान CAT ये अक्षर नहीं पढ़ पाता है उसके लिए कैट ये क्या हुआ, इमेज हुआ. जैसे हम लोगों के लिए इजिप्शियन स्क्रिप्ट है या इंडस वैली की स्क्रिप्ट है, वो कैसी है, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, चित्र भाषा है. तो हम जब वो स्क्रिप्ट देखते हैं तो हमें सिर्फ चित्र दिखाई देता है क्योंकि हम वो भाषा नहीं पढ़ पाते. तो हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए सारे साइंस है, हमारे लिए ये सारे चिन्ह है. और ये चिन्ह कुछ दर्शा रहे हैं, इन सब चीजों को मतलब दिया हुआ है. जैसे लाल रंग है, द वर्ड रेड, लाल ये जो शब्द है ये साइन है. तो लाल शब्द क्या कर रहा है, उसका सिग्निफायर है लाल रंग. तो बहुत अलग अलग सिग्निफायर हो सकते हैं लाल रंग के. जैसे लाल सिंदूर है, लाल सिग्नल है, लाल खून का रंग है, लाल प्यार का रंग है. तो लाल ये जो एक साइन है इसके बहुत अलग अलग इमेजेस है जो उसके सिग्निफायर बनते हैं. पर उसका सिग्निफाइड यानी कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी लाल रंग की अनुभूति.
तो काला ये शब्द है जिसके अलग अलग सिग्निफायर हो सकते हैं। काले बाल है, काला अंधेरा है, काली रात है, काला कोयला है ना? ये सारे क्या हुए? सिग्निफायर। तो काला रंग, काला इस शब्द की साइन प्रेजेंट करने के लिए मैं बहुत सारे सिग्निफायर्स दे सकती हूँ जो काले रंग के हैं। पर काला रंग ये कॉन्सेप्ट है, ये सिग्निफाइड इन सब चीजों में क्या है? काले रंग की अनुभूति। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आर यू फॉलोइंग दिस? नाही लक्षात आलं की परत सांगू तुम्हाला? Ma'am, can't it repeat again, please? Okay, sure. All right. तो let me take example of a color again. शब्द है ग्रीन। ग्रीन ये वर्ड है, या हिंदी में हम उसे कहते हैं हरा रंग ना। तो ग्रीन ये शब्द पढ़ती हूं मैं, तो ग्रीन क्या है? ये साइन है, ये चिन्ह है जो मैं कोई आइडिया रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग में ला रही हूँ। तो जिसको ग्रीन ये शब्द नहीं पता वो भी हरे रंग का अनुभव ले सकता है। तो अनुभव साइंस पर निर्भर नहीं है। साइंस का उपयोग मैं क्यों करती हूँ? वाई एम आई यूजिंग साइंस? मेरी कल्पना आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ग्रीन क्या हुआ? ग्रीन ये साइन है। तो ग्रीन ये साइन, ये शब्द क्या सिग्निफाई कर रहा है? इसके सिग्निफायर क्या है? तो हरे रंग की जो भी चीजें हैं वो इसकी सिग्निफायर बनती है। जैसे हरे रंग का पत्ता है, हरे रंग की मिर्ची है ना, हरी पत्ती सब्जी है। हरे रंग की जो भी चीज है वो इसकी सिग्निफायर बनती है, मैन मेड हो या नेचुरल हो, है ना। तो सिग्निफायर क्या हुए? जो हरे रंग की सारी चीजें हैं वो बनी सिग्निफायर। पर यहाँ इन चीजों का उपयोग करके मैं ग्रीन ये साइन आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सिग्निफाई क्या कर रही है? इसमें सिग्निफाइड्स क्या है, मतलब ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है? मेरे हरे रंग का अनुभव, ये इसकी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। तो सिग्निफाइड हुआ हरे रंग का अनुभव। ओके, तो ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। अगर हरे रंग की वस्तु नहीं है तो हरा रंग, ग्रीन, ये साइन एग्जिस्ट नाही करेगा। मॅम एक मिनिट, और मला विचारायचंय की जर आता ग्रीन कलर साइन सांगितलं आणि ग्रीन कलरचं जे काय आहे ते सिग्निफायर, म्हणजे जर एखाद्या माणसाला Yes. जो ती वस्तू बघतोय, समज तो पान बघतोय, एखादं ते पान आहे ते माहीतच नसेल आणि तो फक्त ते ग्रीन आहे असं दाखवणार का? येस, म्हणजे सिग्निफायर हे फक्त ग्रीन कलर रेप्रेझेंट करण्यासाठी तयार केलेली साइन आहे। ओके, कॉन्सेप्ट त्याच्या मागे हिरवा रंग हा आहे। अच्छा मैम, रियल का चीज सिग्निफाइड हमारा एक रियल एक्सपीरियंस ओरिजिनल है। रियल ओरिजिनल मतलब रियल एक्सपीरियंस होता है। अब मैं, अगर यहां तक सबको क्लियर है तो मैं और एक एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। ओके, तो अब हम उदाहरण लेते हैं कुर्सी का, चेयर। तो सिग्निफाइड साइन और सिग्निफायर कैसे काम करता है ये मैं आपको बताती हूँ। अब चेयर, कुर्सी, इसका ये जो शब्द है, ये साइन है, इसके सिग्निफायर्स बहुत है। मतलब बहुत सारे तरीके की कुर्सियां हमारे आसपास होती है। प्लास्टिक की होती है, लकड़ी की होती है, अलग अलग आकारों की होती है ना। पर इन सब का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट या सिग्निफाइड्स क्या है? सिग्निफाइड कुर्सी का ये है, बैठने की एक वस्तु जिसकी पीठ हो, शायद 4 पैर हो। पर कुर्सी और स्टूल में क्या फर्क है कि कुर्सी को पीठ होती है, स्टूल को पीठ नहीं होती। तो बैठने के लिए उपयोग में आई हुई सारी वस्तु कुर्सी नहीं होती है। स्टूल भी हो सकते हैं, मूढ़े भी हो सकते हैं, छोटे सोफा भी हो सकता है। तो कुर्सी ये जो शब्द है, ये सिग्निफाइड इसका क्या है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि बैठने के लिए बनी हुई ऐसी वस्तु जिसको पीठ हो।
इज दिस करेक्ट? क्या मैं सही कह रही हूँ? यस मैम, यस मैम। तो यहाँ पे सिग्निफाइड हुआ कि मेरे जो पीठ वाली चीजें हैं जिस पर मैं बैठ सकती हूँ, और एक इंसान के बैठने के लिए कुर्सी होती है ना, तो सोफा इसलिए कुर्सी इस साइन में नहीं आता है। राइट? मुझे कुर्सी इस शब्द का सिग्निफाइड पता है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट पता है, इसीलिए मैं अलग अलग सिग्निफायर्स देख के कुर्सी ये शब्द उससे एसोसिएट कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है ना कि एक कुर्सी का इमेज मैंने देखा है और मैं कहती हूँ कि यही एक कुर्सी है और कोई कुर्सी नहीं हो सकती, ऐसा मैं नहीं करती, है ना। पर जो है वो बहुत तरीके के हो सकते, देयर कैन बी मल्टीपल सिग्निफायर्स। तो सिग्निफायर साइन और सिग्निफाइड को जोड़ते हैं, मतलब जो प्रतीक मैंने बनाया है और उस प्रतीक के पीछे की संकल्पना जो है उसे जोड़ने के लिए बहुत सारे विजुअल्स बन सकते हैं। या यू फॉलोइंग मी? इसीलिए जब मुझे इंसान के चेहरे का चेहरा पता है तो मुझे सिग्निफाइड पता है, इसीलिए जब कोई इमोजीज जो है अलग अलग मेरे चैट बॉक्स में, वो सारे देख के मैं इमोशंस को एसोसिएट कर पा रही हूँ। तो जब साइंस बदल रहे हैं, सिग्निफायर्स बदल रहे हैं, पर सिग्निफाइड ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में मुझे कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए अगर कोई नया इमोजी ऐड हो जाए तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होता कि ये कौन सा जानवर है, मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। हालांकि एक भी इमोजी जो है वो एक्चुअली इंसान के चेहरे जैसा नहीं दिखाई देता, है ना। मैं इमोजी का उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि सब लोग हम यूज करते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, है ना। तो पीले रंग के होते हैं, आज ऑफ कोर्स हाथ पैर जो है उसको कलर की भी चॉइस होती है व्हाट्सएप पर इमोजी जो है वो येलो रंग के राउंड्स है, सिर्फ आंखें हैं, आईब्रोज भी नहीं है, नाक की भी कोई ढंग की जगह नहीं है, और सिर्फ आंखें छोटी बड़ी बनाते हैं, वो लिप्स के शेप बदल देते हैं और हम इमोशन से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्योंकि हम साइंस पढ़ सकते हैं। तो ये सारे क्या है, इमोजी सारे हैं सिग्निफायर्स। और साइन क्या है, इसमें साइन है जो उन्होंने फॉर्म बनाया है, वो गोल राउंड है पीले रंग का और उसमें आंखें, नाक और लिप्स की एक उन्होंने साइन बना दी है। और ये सिग्निफाइड क्या है, यहाँ पर सिग्निफाइड है हमारे इमोशंस। तो एक सिग्निफाइड बहुत सारे सिग्निफायर से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसीलिए एक इंसान के चेहरा दिखाने के लिए कितने सारे इमोशंस हम जनरेट कर पा रहे हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है? आर यू फॉलोइंग मी? येस मॅम. या सगळ्यांना लक्षात आलंय का मी काय सांगतेय ते? हो मॅम. यस मैम। येस मॅम. येस मॅम. तो अब ये रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे बनती है? तो कोई भी चित्र में जब अब उदाहरण हम लेते हैं भारतीय कला का, भारतीय कला में बहुत सारे साइंस होते हैं, चिन्हों का उपयोग होता है। विष्णु की इमेज में देखूं, कृष्ण की इमेज देखूं या मैं बुद्ध की इमेज देखूं, तो वो इमेज देखकर मुझे वो सारी इमेजेस समझ में नहीं आती है। मुझे वो इंसान है समझ में आता है, शायद मुझे वो शक्तिशाली है ये भी समझ में आए, पर उन्होंने हाथ में क्या पकड़ा है, इतने सारे हाथ क्यों है, या बुद्ध की इमेज पहली बार मैं देखूं तो उनके बाल ऐसे शेप के क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो इस तरह की जो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उनको समझने के लिए हमें सिमियोटिक्स का उपयोग करना पड़ता है, तब जाके वो इमेजेस हमें समझ में आती है। अब कुछ आर्टवर्क्स आप लोगों ने भी दिखाए, जैसे लेट्स से डेमियन हर्स्ट के आर्टवर्क्स हैं, या किसी ने आज दिखाया था कि टाइटल पढ़ के उनको आर्टवर्क समझ में आया, वो जो मिनिमलिज्म का वर्क था ना, इक्विवेलेंट 8 का। तो इक्विवेलेंट 8 ये जो शब्द है ये क्या बना है उस आर्टवर्क के लिए, ये उस आर्टवर्क के लिए बना है साइन, और उस साइन को मैंने डिकोड किया ना। जिन्होंने वो आर्टवर्क समझने की कोशिश करी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इक्विवेलेंट 8 साइन को लिया, उस साइन के सिग्निफायर और सिग्निफाइड को ढूंढा, तब जाके वो आर्टवर्क उनको समझ में आया। तो काफी सारे आर्टवर्क्स होते हैं जो बहुत ही सेरिब्रल होते हैं,
सेरेब्रल यानी कि क्या, कि सोच विचार से बने होते हैं, वो केवल भावनाओं से नहीं बनते, वो बहुत कैलकुलेटिव थॉट प्रोसेस से बनते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं होती, सालों साल तक ये थॉट प्रोसेस इवॉल्व होती रहती है, तब जाकर ये इमेजरी बनती है। तो ऐसी इमेजरीज को समझने के लिए हमें सिमियोटिक्स, इस रिसर्च मेथोडोलॉजी का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक मेथड हुआ। अब हमने फॉर्मलिज्म किया, हमने आइडियलिज्म किया, ये दो अलग मेथड हुए। और अब भाषा का प्रयोग करके ये तीसरा मेथड हुआ सिमियोटिक्स। तो सिमियोटिक्स की जो रेंज है ये बहुत वाइड है। सिमियोटिक्स के अंदर आइकॉनोग्राफी यानी प्रतिमा शास्त्र भी आता है, जहां हम चित्र को देखकर उसके जो सिंबल्स है उसको डिकोड करते हैं। सिमियोटिक्स के अंडर मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न आर्ट भी आता है, जहां भाषा का उपयोग किया गया है, जैसे दादाइज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, जहां पर टाइटल्स पढ़ के हम उस चित्र के अर्थ तक पहुंचते हैं। तो ये भी सिमियोटिक्स के अंडर आता है। इसीलिए सिमियोटिक्स बेसिकली क्या है, भाषा का शास्त्र है। सिमियोटिक्स भाषा कैसी बनती है इसका अभ्यास करता है। अब इस पूरी थ्योरी में सबसे महत्वपूर्ण बात हमें याद ये रखनी है कि ये पूरा साइंस जो है ये काफी इलॉजिकल है। इलॉजिकल से ज्यादा हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब क्या, कि दो चीजों के बीच में जो संबंध है उसके पीछे कोई सत्यता या प्रमाण नहीं है। देयर इज नो फिजिकल लॉजिक और फिजिकल ट्रूथ टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, पर वो एक दूसरे पर निर्भर अर्थ है। जैसे कुर्सी है इसीलिए कुर्सी इस शब्द का अर्थ है। अगर कुर्सी ये वस्तु नहीं हो तो कुर्सी ये सिर्फ आवाज हुई है ना, कोई लॉजिक ही नहीं है कि उसे कुर्सी क्यों कहा जा रहा है। ये जो शब्द है उसके पीछे कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है कि उसे इसी नाम से क्यों बुलाया जाए। पेड़ को पेड़ ही क्यों कहा जाए, इसके पीछे कोई प्रमाणित अर्थ में नहीं दे सकती। अगर पेड़ का अस्तित्व खत्म हो जाए तो पेड़ इस शब्द का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। तो इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को कहा जाता है आर्बिट्री। जैसे हमारे नाम है, हमारे नाम का जो अर्थ है उसका हमारे व्यक्तित्व से ताल्लुकात हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम बहुत छोटे हैं 12वें 13वें दिन में ही हमारा नाम रख देते हैं, 1-2 महीने की उम्र में नाम रख देते हैं। तो किसी का नाम है निर्मल, किसी का नाम है शांति, और वो बहुत आवाज करती हो। तो शांति इस नाम का जो मतलब हमें पता है और उस व्यक्ति का कोई डायरेक्ट संबंध है नहीं, तो आर्बिट्री रिलेशनशिप है इन दोनों का। तो शांति इस व्यक्ति से, शांति ये नाम जुड़ा है, तो शांति ये इस क्या हुआ, ये साइन हुआ। और शांति की जो फोटोग्राफ्स है ये सिग्निफायर्स हुए। शांति के आधार कार्ड सिग्निफायर हुआ, शांति इस व्यक्ति का पैन कार्ड उसका सिग्निफायर हुआ, और ओरिजिनल शांति जो है वो क्या हुई, वो सिग्निफाइड हुई। उसको दर्शाने वाली ये सारी चीजें हैं। तो ये नाम क्या हुआ, ये शांति उस व्यक्ति का साइन हुआ। और शांति इस साइन का, शांति इस व्यक्ति से रिलेशनशिप नहीं है, आर्बिट्री रिलेशनशिप है। क्या ये आइडिया समझ में आ रही है आप लोगों को? आर यू फॉलोइंग मी? यस मैम। या तो क्योंकि ये इतना आर्बिट्री है, इतना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, इसीलिए ये क्या है, एक अर्थ समझ के हमें पूरा अर्थ समझ में ही नहीं आता है ना। जैसे स्वस्तिक है, ये भारत में हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, पर अगर आप जर्मनी में जाए तो लोग उसे एसोसिएट करते हैं हिटलर से, तानाशाही से। तो इसीलिए सिंबल्स का जो मीनिंग है ये बहुत आर्बिट्री होता है। इसीलिए ये जो पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसमें डीप रिलेशनशिप्स ढूंढनी पड़ती। कोई एक साइन और एक सिग्निफायर्ड, इसका आर्बिट्री रिलेशनशिप समझने के लिए हमें बहुत सारे सिग्निफायर्स ढूंढने पड़ते हैं, बहुत सारे उदाहरण ढूंढने पड़ते हैं, उसमें से परसेंटेज निकालना पड़ता है, और उसमें से सबसे ज्यादा में लाए हुए अर्थ को फिर हम उस साइन का अर्थ बताते हैं। अब उसका उदाहरण काफी सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स
यहाँ उभर कर आते हैं। और उसके पीछे के अर्थ अगर हम सोचे तो वो भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे पिजन, कबूतर, शांति का प्रतीक है। क्यों है? तो साइन, कबूतर, ये जो इमेज है ये सिग्निफाइड उसका है शांति, और जो उसका साइन है ये कबूतर है, तो इसका सिग्निफायर क्या है, लॉजिक क्या है? कबूतर क्यों शांति का प्रतीक बने? इसके पीछे कोई कारण नहीं है स्पेसिफिक। हमें अगर हम ढूंढने जाएंगे तो हमें अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ इसके प्राप्त होंगे, पर जो एक्चुअली कबूतरों के साथ रहे हैं उनको तो सवाल ही पड़ना चाहिए कि कबूतर शांति का प्रतीक क्यों है। कितनी आवाज करते हैं ना, बंबई में जो रहते हैं वो तो इरिटेट हो जाते हैं पिजन से, बहुत आवाज करते हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं, क्यों वो शांति का प्रतीक हुए? तो इसके बीच में आर्बिट्री रिलेशनशिप्स होती है। तो सिमियोटिक्स में हम ऐसे आर्बिट्री रिलेशनशिप्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आज जब हमारा सिविलाइजेशन इतना पुराना हो गया है, मतलब हमारा जो आज का एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन है वो तकरीबन कितना 5000 साल हो गए हमारे सिविलाइजेशन को। अगर हम प्री हिस्ट्री के बाद का पीरियड देखें तो वो हमारे सिविलाइजेशन का इतिहास हम मानते हैं, मतलब भारत में आर्यन सिविलाइजेशन से, यूरोप में ग्रीक सिविलाइजेशन से। 1000 सालों में हमने इतने सारे सिंबल्स बना लिए हैं कि आज हम उसे के तौर पर उपयोग में लाते हैं। उसके जो आर्बिट्री मीनिंग्स है वो ऑलमोस्ट हम भूल चुके हैं, अब उसके नए मीनिंग्स बनकर आ रहे हैं। और इन सारी चीजों का आर्ट में बहुत उपयोग होता है। इस रिप्रेजेंटेशनल एंड इंटरप्रेटिव आर्ट में क्या है, आर्ट कला ये प्रतीक ही है। मतलब जब आप कोई मॉडल का पोर्ट्रेट बना रहे हैं, रियलिस्टिक आर्ट में भी, मैं कॉन्सेप्चुअल आर्ट में तो जा ही नहीं रही हूँ, हम वास्तविक कला की भी बात करें, जब आप एक मॉडल बिठाकर 5 लोग क्लास में पेंटिंग कर रहे हैं तो हर एक जन आ रहा है वो सिग्निफायर है ना, वो ओरिजिनल वो व्यक्ति नहीं है, वो आप उसके सिग्निफायर्स बना रहे हैं, तो उसमें आपका व्यक्तित्व भी घुल जाता है। तो उस दिन आपका मूड नहीं हो तो कलर अलग आएंगे। अगर जो मॉडल बैठा हो उसके प्रति आपको प्रेम भाव हो तो कलर्स और फॉर्म अलग आएगा। अगर उस मॉडल को आप बिल्कुल ही नहीं जानते हो तो आपकी एग्जिस्टिंग इमेज से आप उसे एसोसिएट करेंगे। तो हम सिग्निफायर्स बना रहे हैं हमारे पोर्ट्रेट में भी, कॉन्सेप्चुअल आर्ट में तो बनाते ही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी है जिसका बहुत उपयोग मॉडर्न आर्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कुछ और टर्म्स का मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे और कल हम इसके इमेजेस देखेंगे। तो साइन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। साइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। साइन कैन बी अ सिंबल, साइन सिंबल हो सकती है, साइन आइकन हो सकती है, और साइन इंडेक्स हो सकती है। अब इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। साइन को हम हिंदी में कह सकते हैं चिन्ह। तो चिन्ह 3 प्रकार के हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। सिंबल यानी क्या, ये बिल्कुल ही आर्बिट्री होता है, इसका सिग्निफाइड से कोई ही संबंध नहीं होता है। मतलब इस तरह सिंबल्स कैसे बनते हैं, जैसे हमारे अल्फाबेट्स है या नंबर्स है ना, A B C D, ये क्या है, ये सारे सिंबल्स है। तो ए, इस जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आवाज हम गले से निकाल रहे ए, उसके लिए हमने ये साइन बना दिया है अल्फाबेट ए। मैं चैट बॉक्स में टाइप करी हूँ ए, सबको पता है। अब हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में हम इसे लिखते हैं it's difficult for me to type. Yeah. है ना, तो देवनागरी स्क्रिप्ट में हम उसी आवाज को इस तरह से लिखते हैं। तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। अगर बचपन से मैं किसी को पढ़ाऊं कि ये जो ए का साइन है इसका प्रोनाउंसिएशन बी करो, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये साइन का आवाज से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है उसे कहा जाता है सिंबल्स।
और ये सिंबल से हमारी दुनिया भरी पड़ी है ना? तो हमारी पूरी जो भाषा है, लिखित भाषा, वो सिंबल्स से बनी हुई है। उसके बाद साइंस और कैसी होती है? वो आइकन्स हो सकती है। तो आइकन्स कैसी होती है कि वहां कुछ रिलेशनशिप होती है ओरिजिनल सिग्निफाइड की और ऑब्जेक्ट की। जैसे कि मॉडल्स बनाते हैं, मैकेट्स बनाते हैं, प्रतिकृतियां बनाते हैं, है ना? हम छोटी छोटी प्रतिकृतियां जो बनाई जाती है वो आइकन्स होते हैं। तो आइकन इस शब्द का उपयोग हम कंप्यूटर में बहुत रेगुलरली करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके आइकन्स होते हैं, वो जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर जो कलर है या उसका जो सिंबल है उसका ही शॉर्ट फॉर्म होता है। तो उसका थोड़ा बहुत रिलेशनशिप होता है सिग्निफाइड से, राइट? तो उसका उदाहरण हम अगर देखें तो यूनेस्को, ये जो शब्द है ये शॉर्ट फॉर्म है ना, एब्रिवेशन है। यूनाइटेड नेशंस, यूएन, यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो सिंबल्स बनते हैं ये आइकन्स के अंडर समझे जाते हैं। तो इसका थोड़ा बहुत रिलेशन होता है। और तीसरा जो है इंडेक्स, इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है सिग्निफाइड से। अब इसका उदाहरण हम क्या ले सकते हैं? इसका उदाहरण है फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ जो है वो इंडेक्स है क्योंकि वो प्रत्यक्ष उस व्यक्ति जैसे है, राइट? तो अब साइंस जो है इस 3 प्रकार की हो सकती है और साइंस सिग्निफाइड को दर्शाती है और उसके अलग-अलग सिग्निफायर्स हो सकते हैं। अब हम और एक उदाहरण लेके देखते हैं, क्रॉस। क्रॉस ये जो सिंबल है ये क्रिश्चियनिटी में यूज हुआ है जीसस को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना? उसके बाद क्रॉस ये और कहाँ यूज होता है? वेयर एल्स इज क्रॉस यूज्ड? मेडिकल पर्पस। वेरी ट्रू। तो क्या लगता है आपको मेडिकल में, हॉस्पिटल से ये क्यों कनेक्ट हुआ होगा? तो जब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल से क्यों कनेक्ट हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिमियोटिक्स इस रिसर्च मेथोडोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। या तो व्हाई डू यू थिंक, हाउ वाज इट कनेक्टेड? क्या आपका अजम्पशन क्या है? तो अब एक साइन है क्रॉस, उसके 2 सिग्निफायर्स हमने ढूंढे हैं। एक सिग्निफायर है क्रिश्चियनिटी में जीसस का रिप्रेजेंटेशन, दूसरा सिग्निफायर है कि मेडिसिन, हॉस्पिटल, मेडिसिन, डॉक्टर, ये दिखाने के लिए क्रॉस का उपयोग होता है। क्या लगता है आपको, क्या रिलेशनशिप होगा? मला वाटतं हिलिंग, म्हणजे दुःख, जे दुःख आहे ते भरून काढण्याकरता आपण क्रॉस वापर करतो. जसं ख्रिश्चनिझम मध्ये त्यांचं जे काय दुःख आहे ते देवापुढे सांगतात आणि त्यांना बरं वाटतं. तसं आपण मेडिकलमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला दुखापत झाली की तिकडून औषध मिळतं तर ते बरं वाटतं. म्हणून असावं. That's a very interesting logic. ओके। पर क्या आपको लगता है कि क्रॉस देखकर उनको हीलिंग मिलता है? और एक्चुअली चर्च में जाकर बेसिकली वो प्रे नहीं करते क्रॉस को, और कन्फेशन बॉक्स के यहाँ जाके वो कन्फेस करते हैं टेक्निकली। क्या वो इमेज सही में हीलिंग का फील देती है या वो स्कैरी? इट्स एक्चुअली स्कैरी क्वाइट ऑफन। येस मॅम, ऍक्च्युली स्केरी, बिकॉज त्याच्या मागची हिस्ट्री पूर्ण वेगळी आहे त्या क्रॉसच्या मागची. पण मेडिकल टर्म्स मधल्या क्रॉसची म्हणजे त्याला असं म्हणता येईल की ते एक प्लस सिम्बॉल आहे जो आपल्या लाईफ मध्ये एक ऍडिशन ऍड करतं, म्हणजे औषधांच्या रूपाने किंवा डॉक्टर्सच्या नॉलेजच्या रूपाने, अशा हिशोबाने तो प्लस म्हणून तो सिम्बॉल वापरला असावा. ओके, इंटरेस्टिंग। तो और एक सिग्निफायर अब हमें मिल गया है, प्लस एडिशन की साइन, उसी साइन से हमने जोड़ी है। तो एक ही साइन है, इसका तीसरा सिग्निफायर हमें मिल गया है। Maybe it gives a positive vibe to others. So that's why they use plus sign. Does it really do that?
This it's a plus sign rather than the cruise because चर्चमध्ये आपण क्रूज बघतो त्याचा जे खालचा वाला पार्ट आहे तो थोडासा लॉंग असतो. इट डिपिक्ट्स डिफरंटली आणि जेव्हा आपण हॉस्पिटलचे सायन्स बघतो तर तो प्लस असतो. नॉट दॅट लॉंग. So maybe I think it gives some positive vibe to the others. Okay. Maybe the concept is formed on the basis of their beliefs, की त्यांच्या बिलीफ्स वरती ती फॉर्म झाली आहे ना, की क्राइस्टने त्यांच्यासाठी हे केलं. सो इट्स बिकम द फॉर्म ऑफ क्राइस्ट. द क्रॉस बिकम द फॉर्म ऑफ क्राइस्ट and that's why it is used in the healing, as she said. Okay. I think it is based on their belief system. Okay. All right. तो अब हमें अगर इसका रियलिटी ढूंढना है तो सिमियोटिक्स में क्या किया जाता है? तो पहले सिमियोटिक्स में जब हम साइंस का रिसर्च करने की शुरुआत करते हैं तो हमें हिस्ट्री में जाना पड़ता है और ढूंढना पड़ेगा कि सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में क्रॉस का उपयोग कब हुआ. उसके बाद हम ढूंढेंगे सबसे पहले हॉस्पिटल के लिए क्रॉस का उपयोग कब हुआ. फिर हम जाके ढूंढेंगे कि सबसे पहले एडिशन के लिए इस साइन का उपयोग कब हुआ. और इन तीनों का इतिहास क्या एक वक्त का था, समकालीन था? ये शेफाली, डू यू वांट टू से एनीथिंग? No, sorry. ओके. तो जब हम इन तीनों को एक साथ ढूंढेंगे तब जाकर हमें अलग अलग सिग्निफायर्स मिलेंगे. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्रिश्चियनिटी में भी क्रॉस को बहुत महत्व नहीं दिया गया था ना. क्रिश्चियनिटी में अगर हम इतिहास में देखें तो बाइजेंटाइन आर्ट, क्रिश्चियनिटी की शुरुआत के बाद बहुत साल तक क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट नहीं हुई थी. कॉन्स्टेंटाइनस राजा ने बाइजेंटाइन एम्पायर जब बढ़ाने की शुरुआत की तब उन्होंने नेशनल रिलीजन उसे बनाया. उसके बाद भी क्रिश्चियनिटी में ही आपस में काफी झगड़े थे. फिर नाइस करके एक जो टाउन है फ्रांस में, वहां कॉन्फ्रेंस हुआ, एक बाइबल बनाया गया. उसके बाद क्राइस्ट की इमेजरी शुरू हुई. तब भी आप देखेंगे बाइजेंटाइन आर्ट में क्रॉस पर चढ़ाए हुए जीसस को नहीं दिखाया गया. तो क्रिश्चियनिटी इटसेल्फ डजंट हैव द साइन ऑफ क्रॉस. बहुत नया है क्रिश्चियनिटी में ये. तक मुझे लगता है गॉथिक के एंड में और रेनेसॉ मतलब 15वें 16वें शतक में जब चर्च बहुत पावरफुल बना, उसके बाद जीसस को क्रॉस पर जख्मी दिखाकर इमोशनल एक उसका इक्विवेलेंट तैयार किया गया और लोगों की सिंपैथी पाकर उन्होंने प्रोपोगेट करना शुरू किया. So that's a very interesting thing in itself कि बेसिकली क्रिश्चियनिटी में ही क्रॉस क्यों आया है. तो हॉस्पिटल में ये कैसे आता है? तो बेसिकली हॉस्पिटल्स जो है वो ट्रीट कौन करता था? बहुत पहले से यूरोप में मिशनरीज जो है या चर्च के साइड में जो चर्च के साथ में जो नन्स, ब्रदर्स और फादर्स हुआ करते थे वो मिशनरी हॉस्पिटल्स चलाया करते थे. जब 15वें 16वें शतक में हम देखते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग यूरोपियंस ट्रैवल करने के लिए निकलने लगे. मार्को पोलो है, वास्को ड गामा है, कोलंबस है, क्रिस्टोफर कोलंबस. तो इन लोगों ने तब बहुत ट्रैवल करना शुरू किया और जैसे ये ट्रैवल करने लगे वैसे एपिडेमिक्स बढ़ने लगी. एपिडेमिक माने क्या? जैसे अभी हम कोरोना का एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जहाज में बहुत महीनों तक ये लोग रहते थे, वहां पे खाना रखते थे, तो समुद्र के पानी से, पानी के गिलावे से, उमस से ये खाना सड़ जाता था. और यहाँ जो जानवर रखे जाते थे उनमें भी अलग अलग तरीके के डिजीजेस उभर कर आते थे और जानवरों से और फूड से, खाने से इंसानों में भी ये अलग अलग रोग आने लगे. तो एक ब्लैक फीवर, ब्यूबोनिक प्लेग करके एक डिजीज रेनेसांस के दौरान भी आया और इनको ट्रीट करने वाले कौन थे? तो ये चर्च में रहने वाले लोग थे क्योंकि चर्च वाज वेरी पावरफुल. तो इसीलिए जहां क्रॉस दिखाई दे वहां ट्रीटमेंट मिलेगी, ऐसा लॉजिक शुरू हुआ.
तो बेसिकली चर्च का पावर जैसे बढ़ता है वैसे क्रिश्चियनिटी में भी क्रॉस आता है और हॉस्पिटल से भी वो एसोसिएट होता है। तो बेसिकली हॉस्पिटल में जो काम किया जा रहा है उसका और क्रॉस का कोई ताल्लुकात नहीं है। तो इस हिसाब से क्रॉस क्या हुआ, इस हिसाब से क्रॉस हुआ सिंबल, साइन में भी ये सिंबल हुआ क्योंकि उसका डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप ही नहीं है जो एक्टिविटी हो रही है इससे। तो जब मैंने हिस्ट्री में जाकर झांका तब मुझे ये सारी बातें पता चली और ये हुई मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सिंबल्स को समझने की। आपको ये मेथोडोलॉजी समझ में आ रही है? इज एवरीबॉडी फॉलोइंग मी? यस मैम। यस मैम। येस मैम। इसमें यस मैम। सिमियोटिक्स में रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये बहुत फैक्ट बेस्ड है। हमें फैक्ट्स ढूंढने पड़ते हैं हिस्ट्री में जाके। तो यही वक्त है 15th सेंचुरी है, उसमें बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं। आप लोगों ने ब्रुनेलेस्की नाम के आर्किटेक्ट को पढ़ा है रेनेसां में? याद है आपको ये नाम, जिन्होंने सबसे पहला डोम बनाया था मेडिची ने स्पॉन्सर यस मैम। किया? तो ब्रुनेलेस्की ने केवल वो डोम ही नहीं बनाया, उसी दौरान फ्लोरेंस में उन्होंने बहुत बड़ा अस्पताल भी बनाया है। बहुत खूबसूरत अस्पताल है जहां पर ये सारे जो स्कल्प्टर्स थे, गिबर्टी, डोनाटेलो, रेनेसां के, उन्होंने बड़े बड़े शिल्प भी लगाए थे। तो ये जो आर्किटेक्ट्स है एल्बर्टी, ब्रुनेलेस्की, ये उस वक्त पॉपुलर हुए हॉस्पिटल्स बनाने के लिए। तो वहां तब लेप्रेसी भी स्प्रेड हो रही थी, पागलपन, मैडनेस भी स्प्रेड हो रहा था, जहाज पर जाकर गुलाम भी थे। तो ज्यादातर जब हम आर्ट पढ़ते हैं तो